नमस्कार साथियों। आज विशेषतर हम लोग देखेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, हम लोग जो पढ़ेंगे स्कूल लेवल में पढ़ेंगे, हम लोग ऐसा कंपटीशन की तैयारी नहीं करेंगे। जैसे आप अगर कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो वर्ण जो है बहुत ही विस्तार से पढ़ाया जाएगा कि श्वास के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, या उच्चारित वर्ण जो है स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, श्वास के आधार पर, उच्चारित वाणी के आधार पर, मतलब कई विस्तार से आपको बहुत विस्तार ढंग से पढ़ाया जाएगा। लेकिन हम लोग सिर्फ स्कूल लेवल के आधार पर समझेंगे वर्ण। और वर्ण से अगर देखने चलिए ना, तो वर्ण से उच्चारण से संबंधित ज्यादा प्रश्न पूछता है। लेकिन हम लोग जो सिलेबस में है उसको तो देखना ही पड़ेगा, तो हम उसको छोड़ के नहीं चलेंगे। तो आइए हम लोग एक समग्र ढंग से और सही बेहतरीन ढंग से हम लोग आज वर्ण के बारे में समझें। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण जिसको टुकड़ा नहीं करे, वह ध्वनि जिसको हम टुकड़ा या खंड नहीं कर सकते हैं, या नहीं तो हम दूसरी परिभाषा ये लिखे हैं कि भाषा की वह छोटी सी छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। यानी कि वर्ण को हम लोग अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। क्यों अक्षर किसे कहते हैं? वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अक्षर किसे कहते हैं? तो जिसका क्षर न हो, क्षर मतलब टूटना, मतलब जो टूटे ना, उसे अक्षर कहते हैं। वर्ण और अक्षर दोनों एक ही हुआ, यानी कि वर्ण का मतलब अक्षर और अक्षर का भी मतलब वर्ण ही हुआ, दोनों एक ही है, नाम अलग अलग है। तो भाषा की वह टुकड़ा, यानी कि भाषा की वह छोटी सी छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े ना हो, उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। हम दूसरा परिभाषा ये लिखे हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े ना हो। यानी कि जैसे क, हम सिर्फ क बोलेंगे। देखिए क हम लोग जब भी बोलते हैं ना क, तो लास्ट में अ, बढ़िया सोचना, क ख लास्ट में क्या बोल रहे हैं? अ, ख अ लास्ट में अ बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जब उच्चारण, जैसे ये क में हलंत ये हो जाएगा, तो ये उच्चारण में सिर्फ क लास्ट में अ नहीं बोला जा रहा है। ये हलंत मतलब क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये क हलंत, ये क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। अ आ हर्ष ई दीर्घई, क हलंत ख हलंत फ फ, ये सब क्या हो गया? आपका वर्ण हो गया। वर्ण को ही हम लोग क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। यानी कि क्या क को हम टुकड़ा कर सकते हैं? ये क को नहीं टुकड़ा कर सकते हैं। तो अब बोलिएगा कि हाँ टुकड़ा कर सकते हैं, तो ऐसे 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 ऐसे, ये कौन टुकड़ा हुआ? इस तरह टुकड़ा नहीं करना है। तो क मतलब हुआ कि हम जिसको टुकड़ा कर सकते हैं। जैसे हम क, अगर ये क लिखे तो इसको हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। अगर ये क लिखेंगे तो इसको टुकड़ा कर सकते हैं। क जोड़ अ लिख सकते हैं, इसे टुकड़ा कर सकते हैं। तो ऐसे खंड, ऐसे ध्वनि जिसे हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं या खंड नहीं कर सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ से दीर्घई क ग, समझ रहा है? आई मेरी बात समझ में? अब देखिए हल और हलंत के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। हल और हलंत क्या होता है? सबसे पहले एक चीज समझिएगा, हल कैसे लिखेंगे? हल को ही हलंत कहते हैं। अब हलंत कैसे लिखेंगे? और री अगर इस तरह लिखें, इस तरह तिरछी लिखें, तो इसको हम लोग हलंत कहते हैं। ठीक है, अगर इस तरह लिखें, अगर यही इधर दिए तो इसको हम लोग री कहते हैं। री, आई मेरी बात समझ में? उल्टा हम लोग क्या करते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर देखिए मान लीजिए ये इस तरह लिखें, ये री, यहां इस तरह लिखें तो हिरी पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? हिरी। और यहां अगर ये पढ़ें, ऐसे लिखेंगे तो ये ह हलंत लिखाएगा। आई मेरी बात समझ में? यहां ह हलंत मतलब क्या होता है? हम थोड़ा सा रुकिए, अभी हम आपको समझाते हैं। पहले वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण समझ में आया? हलंत कैसे लिखता है? तो हलंत जो है हम यहां लिख देते हैं। हलंत इस तरह जो है हलंत लिखते हैं, और इस तरह जो हम लिखते हैं क्या लिखते हैं? री लिखते हैं। आई मेरी बात समझ में? अब ध्यान से समझिएगा। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण होते हैं। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होते हैं। अब स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो ऐसे वर्ण जिन स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में उच्चारण नहीं, अंतर दोनों में नहीं का होता है।
स्वर वर्ण उसे कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, जिसमें किसी अन्य की सहायता नहीं ली जाती और इसमें ली जाती है। तो स्वर वर्ण में कौन आ गया? ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षहु, दीर्घहु, ए, ओ, और फिर री। टोटल मिला के जो है 11 होते हैं स्वर वर्ण। और व्यंजन वर्ण क्या होता है? क, ख। तो इस सब में क्या होता है? यहां देखिए क के उच्चारण में क्या आ रहा है? स्वर वर्ण आ रहा है। हम समझाएंगे। तो हलंत जो है, अगर किसी भी शब्द में, अगर किसी भी अक्षर में हलंत जोड़ देंगे तो इसका मतलब होता है कि स्वर वर्ण उसमें खत्म हो गया। जैसे क लिख रहे हैं, तो जब क लिख रहे हैं तो इसमें एक क क्या है? एक व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण का परिभाषा ही होता है कि ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। तो यानी कि क लिख रहे हैं तो हम देखिए बोल रहे हैं ना, क लास्ट में ओ आ रहा है, की लास्ट में क जोड़ ई आ रहा है। अगर वही ससुरे सिर्फ हम क में हलंत जोड़ देंगे, इसका मतलब यहां जैसे क जोड़ ओ आ रहा था नहीं, जाओ हलंत ने दिए थे, क जोड़ ओ आ रहा था। अगर हम हलंत जोड़ दिए तो ई सिर्फ क हो जाएगा, ये ओ अपने आप गायब हो जाएगा, यानी कि स्वर वर्ण उच्चारण में नहीं आएगा। तो वही लिखे हैं कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण स्वर्ण के सहयोग से बोला जाता है। प्रत्येक व्यंजन वर्ण स्वर्ण के सहयोग से बोला जाता है। सही बात है। ये क्या है? व्यंजन क, ख, ग, घ क्या है? व्यंजन वर्ण है। जब व्यंजन में स्वर को अलग कर दिया जाता है तो वह व्यंजन वर्ण अधूरा हो जाता है। जब व्यंजन वर्ण में स्वर्ग को जब अलग कर दिया जाता है तो व्यंजन वर्ण अधूरा हो जाता है। इस अधूरेपन को दर्शाने के लिए व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा खींची जाती है। तिरछी मतलब ऐसे तिरछी रेखा खींची जाती है। उसे ही हम लोग, उसी तिरछी रेखा को हल या हलंत कहते हैं। जैसे क, ये क्या हुआ? क हलंत प्लस अ इक्वल टू क हलंत प्लस ई इक्वल टू की। आई मेरी बात समझ में? यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हलंत लगाते हैं तो स्वर वर्ण अपने आप हट जाता है। फिर से नहीं समझे? फिर से एक और एग्जांपल में देते हैं। जैसे चौ लिखें तो जब हम चौ बोल रहे हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, यानी कि आपका ये स्वर वर्ण आ रहा है कि नहीं? अगर हम सिर्फ चौ हलंत लिख दें तो इसमें व्यंजन वर्ण हट जाएगा। ये अधूरापन, इसी को हलंत हम लोग कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? हलंत बोलते हैं। आई मेरी बात समझ में? तो अगर समझ में आया तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। वर्ण की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे वर्ण कहते हैं। और दूसरा परिभाषा, पहला का परिभाषा, जिसको किसी में एक परिभाषा को याद रखना, जरूरी नहीं कि दोनों को रखना। वह भाषा की वह छोटी इकाई जिसको और अधिक टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। या वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं वर्ण के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो आइए ध्यान से समझिएगा स्वर वर्ण। स्वर वर्ण वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब जिनके उच्चारण में ये स्वतंत्र है, यानी कि हम कह सकते हैं कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में दोनों में केवल अगर अंतर है तो वो अंतर केवल नहीं का है। कैसे चचा? आइए ध्यान से समझिएगा। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है और इसमें ली जाती है। बस अंतर तो सिर्फ नहीं का है कि नहीं। ये स्वर वर्ण स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र नहीं है, यानी कि ये अगर उच्चारण कर रहे हैं तो दूसरे वर्ण को मिलाकर तभी उच्चारण कर पा रहे व्यंजन वर्ण। आई मेरी बात समझ में? अगर कहने चलिए तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में अगर अंतर है तो केवल नहीं का अंतर है।
आई मेरी बात समझ में? तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण का सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। और स्वर वर्ण की संख्या अ, आ, ई, उ, ए, ओ, फिर री। ये संस्कृत में पहले था, इस संस्कृत से इसको हिंदी में लाया गया। तो स्वर वर्ण की कुल संख्या टोटल कितनी होगी भैया? 11। आई मेरी बात समझ में? अब समझिए व्यंजन वर्ण। अब हम इसमें भी आपको बताएंगे कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, फिर यहाँ व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। सिर्फ अभी हम स्वर वर्ण का परिभाषा लिखा रहे हैं। आई मेरी बात समझ में? व्यंजन वर्ण, तो हम बता रहे थे कि स्वर वर्ण और व्यंजन में सिर्फ अंतर है नहीं का। तो अब व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। यानी कि बड़का भाई कौन हो गया? स्वर वर्ण। और छोटका भाई कौन हो गया? व्यंजन वर्ण। यानी कि छोटका भाई किसके बदौलत अपना नाम कमा रहा है? बड़का भाई के बदौलत। यानी कि अपना नाम जो कमा रहा है किसके बदौलत? स्वर वर्ण के बदौलत। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहयोग की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? स्वर वर्ण की। अगर आप किसी को बोल रहे हैं कि आपका ये छोटा चाचा है, इसका मतलब कहने का अर्थ ये है बड़ा चाचा होगा तभी ना छोटा चाचा होगा। आई मेरी बात समझ? तो बिना स्वर वर्ण से व्यंजन वर्ण नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उच्चारण में जो है व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। या हम दूसरी ढंग से भी ऐसी परिभाषा कर सकते हैं, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं, और जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्यों स्वतंत्र रूप से? कहाँ है व्यंजन वर्ण? स्वतंत्र है। स्वर वर्ण के बिना स्वर वर्ण का बदौलत अगर स्वर वर्ण नहीं रहेगा तो क्या लगता है व्यंजन वर्ण का उच्चारण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आई मेरी बात समझ? तो व्यंजन वर्ण स्वतंत्र नहीं है, जबकि स्वर वर्ण स्वतंत्र। कई परिभाषा आप लिख सकते हैं अपने मन से, जरूरी नहीं है कि किताब का ही परिभाषा लिखना है। आई मेरी बात समझ में? तो जिनके स्वर वर्ण की सहायता सहयोग की आवश्यकता होती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, च, ज, 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 ये सब क्या हुआ? व्यंजन वर्ण हुआ। और व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 41 होती है। अगर आपसे पूछ दे, अब ध्यान रखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कुल वर्ण की संख्या कितनी है। तो कुल वर्ण की संख्या अगर कह दे तो 11 स्वर वर्ण और 41 व्यंजन वर्ण जोड़ दीजिएगा, टोटल कितना हुआ जानते हैं कि नहीं? अगर नहीं जानते हैं तो 12 बजे रात को अपने यहाँ माइंड में लिखा लीजिए, आई एम ए करमफोड़ आदमी, धरती का सबसे बड़ा करमफोड़। 11, 41, 52, यानी कि कुल वर्ण की संख्या कितनी है? 52 है। आई मेरी बात समझ में? अगर आप समझे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। अब स्वर वर्ण के प्रकार, स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? हम लोगों ने यहाँ वर्ण के प्रकार लिखा है। यहाँ देखिए, कंफ्यूज न कर दीजिएगा, स्वर वर्ण लाली कलम से लिखे हैं, स्वर वर्ण के प्रकार। यहाँ वर्ण के प्रकार था पहले, अब स्वर वर्ण के प्रकार को समझते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, यानी कि जिसके उच्चारण में दूसरे अक्षर की सहायता, वर्ण या अक्षर दोनों एक ही हुआ। ठीक है। स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ह्रीस स्वर और दीर्घ स्वर। अब ह्रीस स्वर के कई नाम हैं। ह्रीस स्वर, मूल स्वर या लघु स्वर, ये तीनों एक ही नाम है। ह्रीस स्वर, देखिए इसको ह्रीस बोलते हैं, ह्रस्व नहीं बोलते हैं। देखिए यहाँ हलंत तो जो है नहीं लगा, यहाँ री लगा, इधर लगा है। अगर ऐसे लगता तब इसको हलंत पढ़ते हैं। इसको हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे? ह्रीस स्वर पढ़ेंगे, री हो जाएगा। ह्रीस स्वर, मूल स्वर और दीर्घ स्वर। और दूसरा जो है दीर्घ स्वर, लघु स्वर और संधि स्वर। मतलब ये सबका एक ही नाम है, सबका एक ही नाम है। अब इसको जरूरी नहीं है याद करना, परिभाषा को जरूरी नहीं है याद करना, लेकिन थोड़ा सा लिख लेना है तो सही। सिर्फ याद रखना कि ये कौन कौन सा है, ह्रीस स्वर के अंतर्गत कौन कौन सा आते हैं और दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ये वाला याद रखना। हमने आपको बताया था कि स्वर वर्ण की संख्या टोटल कितनी है? 11। अब ध्यान से समझिए, यहां वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। जैसे देखिए, अ बोल दिए कम समय लगा, ओ बोल दिए कम समय, लेकिन आ देखिए कितना समय लग रहा है? दुगुना समय लग रहा। आ दुगुना समय लग रहा है। या ई बोले तो
एक मात्रा का समय लगेगा। और जब ई बोले, ई और ई बोले, जब ये ई बोले तो ज्यादा समय लग रहा है, तो जिसमें ज्यादा समय लगे तो उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। और कम समय लगे बोलने में, उच्चारण करने में अगर कम समय लगता है तो उसे हम लोग ह्रीस स्वर कहते हैं। ह्रीस स्वर की संख्या 4 है और दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। तो टोटल 7 और 4 टोटल मिलकर कितना हो गया? 11। तो यानी हम कह सकते हैं अ, ई, उ, री, ये सब क्या हो गया? आपका ह्रीस स्वर हो गया। और दीर्घ स्वर आ, यानी कि देखिए ओ तब मिला आ, फिर ई मिला तब बना ई। समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए उच्चारण में दुगुना समय लग रहा है कि नहीं? देखिए उच्चारण में दुगुना तब ये बोला रहा है। तो जिसमें वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिसमें 1 मात्रा का समय लगता है उसे लघु स्वर कहते हैं। देखिए ये ह्रीस स्वर का दूसरा अन्य नाम और भी है, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्योंकि इसमें द्विमात्रा का प्रयोग हुआ, इसमें 1 मात्रा का प्रयोग हुआ। अब मात्रा कितने प्रकार के होते हैं तो आइए समझते हैं। सबसे पहले मात्रा 10 होते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये समझे कि नहीं समझे? स्वर वर्ण 2 प्रकार के, ह्रीस स्वर और दीर्घ स्वर। ओ आ यहां आ गया, ई ये हर्षई वाला ई, मतलब छोटी ई, और ये बड़ी ई, ये छोटी ऊ और ये बड़ी ऊ, ए दोनों आगे, ऐसे समझिए। देखिए अ लिखें, ये छोटकी ओ, आ लिखें तो ये बड़की आ गया, ऐसे समझिए। ये छोटा ये बड़ा, फिर आ, ई, उ, ए, ओ, औ। अब देखिए ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो छोटा मतलब लघु, मतलब छोटा, ये आ गया किस में? लघु स्वर में। ये हो गया दीर्घ, तो ये आ गया दीर्घ स्वर में। ये छोटा तो ये लघु स्वर में, ये बड़का तो दीर्घ स्वर। अरे लघु मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा। ये उ जो है छोटा है तो ये लघु स्वर में आ गया, ये उ बड़ा है तो दीर्घ स्वर में। ये दोनों एक ही जैसा लगता है तो दोनों का उच्चारण में जो है द्विमात्रा का समय लगता है, ये इसलिए दीर्घ स्वर में आ गया। आई मेरी बात समझ में? ओ और ओ दोनों एक ही जैसा सुनने में लगता है, यानी कि दोनों के उच्चारण में जो है ये द्विमात्रा का समय लगता है, इसलिए इसको यानी कि दीर्घ स्वर में ले लिया गया है। आई मेरी बात समझ में? अगर समझे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। इसमें तनी सुधार लीजिएगा, ये लघु स्वर 2 बार लिख दिए हैं, ये लघु स्वर नहीं होगा, ठीक है? यहाँ जो लिखे थे ये गलत है, लघु स्वर हटा लीजिएगा, दीर्घ स्वर ही होगा, या दीर्घ स्वर इसका नाम होगा, या संधि स्वर, या द्विमात्रिक स्वर। ये गलती से लिखा। अब व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो हमने बताया था कि व्यंजन वर्ण ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण ऐसे कई प्रकार के, कई भाग में, अनेक विद्वान जो है कई भागों में इनको बांटकर रखा, वर्गीकरण इनको कई आधार पर किया गया। तो हम विशेषतर जो है, देखिए हम लोग क्या होता है कि हम लोग परीक्षा में जितना जैसे क्वेश्चन सिलेबस के आधार पर चलना पड़ता है, ऐसा अगर हम इसको विस्तार से पढ़ाने लगेंगे उच्चारण के आधार पर, फिर श्वास के आधार पर तो हम पढ़ाएंगे अल्प प्राण और महाप्राण को, तो कई वर्गीकरण इसको किया गया है, मतलब कई आधार पर वर्गीकरण किया गया। तो आइए हम लोग मोटी तौर पर समझते हैं इसको। आइए, ठीक है? तो व्यंजन वर्ण, सबसे पहला व्यंजन है तो स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन मतलब ऐसा होता है कि जिसमें स्पर्श मतलब सटे, मुंह का 2 भाग सटे, जैसे क से लेकर म तक। देखिए क, ख, ग, घ, अंग, इसे हम लोग कवर्ग कहेंगे। चौथा जगह को चवर्ग कहेंगे। क्या बोलेंगे? चवर्ग कहेंगे। आई मेरी बात समझ? प फ ब म को बोलेंगे पवर्ग, त थ द न को बोलेंगे तवर्ग, ट ठ ड न को बोलेंगे टवर्ग। तो कवर्ग, पवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, ये टोटल मिला के यानी कि क से लेकर म तक वर्ण जो है स्पर्श व्यंजन है। यानी कि टोटल क से लेकर कितना संख्या होंगे स्पर्श व्यंजन की? तो 25 संख्या। कैसे? क ख ग, कवर्ग में कितना? 5, चवर्ग में कितना? 5, फिर तवर्ग में कितना? 5, टवर्ग में कितना? 5, पवर्ग में कितना? 5, टोटल मिला के कितना हो गया? 5 5 5 5 5 है
25। तो यानी कि स्पर्श व्यंजन की संख्या टोटल कितनी है? 25 है। आई मेरी बात समझ में? कवर्ग चवर्ग किसको बोलेंगे? तो हम क जैसे लिखेंगे तो क अंग जो ये हो क्या हो गया? कवर्ग हो गया। प मौ को लिखेंगे तो पवर्ग हो गया। जो यहाँ को लिखेंगे तो वो चवर्ग हो गया। आई मेरी बात समझ में? कवर्ग किसको कहेंगे, चवर्ग किसको कहेंगे, ये आप समझ गए। अंतस्थ व्यंजन, योरो ल व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ इसलिए तो अंतस्थ य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4। अब ध्यान से समझिएगा। और ऊष्म व्यंजन और संघर्षी वर्ण, मतलब जिसमें संघर्ष करना पड़ा हो, ऊष्म मतलब दोनों रगड़ाता है, ऐसा मतलब ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कोई दो भाग रगड़ाता है। जब रगड़ाएगा तो ऊष्मा पैदा होगा, तो इसलिए इसका नाम है सौ को बोलिएगा, सौ बोलिए, सौ बोल रहे हैं तो रगड़ा रहा, यानी तो ऐसे पकड़े स देखिए जब रगड़ाता है तो गर्म चीज निकलता है, हवा गर्म निकलता है, तो इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसे तालव्य स कहते हैं, मूर्धा स बोलते हैं, इसको दंत स और इसे ह कहा जाता है। आई मेरी बात में? तालव्य स, मूर्धा स, दंत स और ह। आगत वर्ण किसे कहते हैं? यानी कि पहले इसको समझिए, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितना? 4। अब आगत वर्ण को समझिए। आगत वर्ण मतलब जो आया है, ये हमारे हिंदी का भाषा नहीं है। ये जो यहाँ जो बिंदा, ये जो नीचे में जो बिंदु जैसा देते हैं, तो ये हमारे हिंदी का अक्षर नहीं है, ये दूसरी भाषा से आया है, तो इसलिए इसे आगत मतलब आने वाला, तो दूसरी भाषा से आया है, इसलिए जो ये जो नहीं, ये जो तो हिंदी का है, ये जो आने वाला जो यहाँ जो बिंदु है, ये बिंदु जो दिया है, यानी कि जो को ही समझिए, ये जो आगत वर्ण है ये दूसरी भाषा से आया है। आई मेरी बात समझ में? तो जो और फ, यानी कि आगत वर्ण की संख्या 2। ध्यान से समझिएगा। उच्छिप्त वर्ण, उच्छिप्त मतलब होता है फेंका हुआ। उच्छिप्त मतलब क्या होता है? फेंका हुआ, अर्थात जिनके उच्चारण में जिह्वा है, जिह्वा ऐसा महसूस करता है जैसे इन्हें फेंक रही हो, जैसे र, देखिए जीवा फेंक रही है, ऐसे जीवा है, और देखिए जीवा ऐसे फेंक रही है, र जीवा फेंक रही है। तो अब इसको इंग्लिश में, इसको ढ हम लोग नहीं बोलते हैं, इसको र बोला जाता है, र, इसको ढ। आई मेरे पास इंग्लिश मीनिंग आर, और इसका इंग्लिश मीनिंग आर एच होता है। ढ, इसको हम लोग बोलते हैं डी से ड, डी एस से द। समझ रहे? तो ये क्या हुआ? उच्छिप्त वर्ण। ऐसा है मतलब जीवा फेंका हुआ महसूस हो, उसे हम लोग उच्छिप्त वर्ण, यानी इसकी संख्या कितनी हुई? 2। संयुक्त वर्ण, ऐसे वर्ण जो 2 या 2 से वर्णों से मिलकर बना हो, उसे संयुक्त मतलब ही होता है 2 या 2 से अधिक मिलकर बना। तो जब मिलकर बनेगा तो 2 या 2 से अधिक रहेगा तभी ना मिलकर बनेगा। तो इसकी संख्या 4 है। अक्ष, त्र, ज्ञ, स्त्र। देखिए इसको लिख सकते हैं, अक्ष को लिख सकते हैं आ छ क, त्र को लिख सकते हैं त धन र धन अ, ज्ञ को लिख सकते हैं ग धन अ य, स्त्र को लिख सकते हैं स धन र धन य। आई मेरी बात समझ में? तो संयुक्त वर्ण की संख्या 4। टोटल कितना वर्ण हुआ? 4 2 6 2 8 4 12, 12 4 16, 16 और 25, 16 और 25 आपका हो गया 41। यानी कि टोटल व्यंजन वर्ण की संख्या हम लोगों ने कितना समझा? 41। आई मेरी बात समझ में? अगर आप समझे तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार लीजिए। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? तो स्वर वर्ण की टोटल संख्या 11 है। कौन कौन सा? ओ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। आप पूछिएगा, यहां पूछ सकते हैं कि ये अंग और अह ये में हुआ, ये आपका अलग है, ये चीज अलग है। हम आगे अयोगवाह इसको कहा जाता है, ठीक है, चर्चा करेंगे विसर्ग वगैरह।
अब देखिए, अगर मात्रा की संख्या पूछे तो मात्रा की संख्या 10 है, मात्रा की संख्या 11 नहीं है बल्कि मात्रा की संख्या 10 है। इसका कोई मात्रा नहीं होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हर सही दीर्घ हर सहु दीर्घ, फिर इसको री ऐसे लिख सकते हैं, ए एकार डबल एकार ओकार डबल ओकार। आई मेरी बात समझ में? तो मात्रा की संख्या टोटल 10 और स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। आई मेरी बात समझ? अब छोटा सा एक चीज समझिए, अगर पूछ दे आपसे कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। लेकिन समझिएगा, थोड़ा आप हायर क्लास में आ गए हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला नहीं, ये बचपना वाला परिभाषा है, ये थोड़ा मतलब छिछलापन जैसा लगता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। कैसे, ध्यान से समझिए, हम क्यों यहां ये व्यवस्थित वर्ड को क्यों एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं, क्योंकि आप अगर पढ़े हैं, पहले पढ़े हैं तो वर्णों के समूह को पढ़े हैं, तो वर्णों के समूह को मतलब अगर एक बात आप हमको बोलिए कि वर्ण, अगर वर्ण को यहाँ क लिखे, पहले ख लिखे, तो फिर ग लिखे, यहाँ च लिख दिए, ये क्या है, ये व्यवस्थित है? उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अगर इसको हम अगर वर्ड में जोड़ेंगे, तो अगर इससे हम शब्द बनाएंगे तो शब्द बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो अगर हम शब्द को यानी कि अक्षर को, यानी हमको शब्द बनाना है तो अक्षर को सुव्यवस्थित ढंग से उपयोग करना पड़ेगा। तो इसलिए हम परिभाषा दिए हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आई मेरी बात समझ में? अब ध्यान से समझिएगा, ध्वनि एक होता है, जैसे हम लिखे कमल, इसमें पूछ दे कि ध्वनि की संख्या बताओ, ध्वनि की संख्या बताओ, तो ध्वनि की संख्या, और अगर पूछ दे कि वर्ण की संख्या बताओ, दो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वर्ण की संख्या बताओ और ध्वनि की संख्या बताओ, तब कैसे करना है? तो इसमें देखिए, ध्वनि की संख्या 3 है, क धान म धान ल, तो इसमें ध्वनि टोटल कितने? क म ल, टोटल कितने ध्वनि है? 3 है। लेकिन अगर वर्ण की संख्या पूछ दे तो इसमें वर्ण कितने हैं? क जोड़ अ जोड़ म जोड़ अ जोड़ ल जोड़ अ, यानी कि अगर इसमें वर्ण की संख्या पूछ दे तो टोटल कितने वर्ण हुए? 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल वर्ण कितने हुए? 6 हुए। आई मेरी बात समझ में? अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आज हम लोगों ने समझा वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, फिर उनके बारे में समझा। तो हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया, समझे कि नहीं? वर्ण से देखिए, अधिकतर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वर्ण से, उच्चारण से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, खुदरा खुदरी 1 नंबरिया में। तो हम लोग दूसरा एक सेपरेट वीडियो में उच्चारण, जैसे क का उच्चारण स्थान कहाँ है, य का उच्चारण स्थान कहाँ है, प का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो हम लोग एक सेपरेट वीडियो में याद भी कर लेंगे और देख भी लेंगे, समझ भी लेंगे। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।